अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबार तालिबात, क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 शुरू है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। हम अगर हमारे टेक्स्ट बुक में गौर करें तो हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 238 मतलब 238 और 239 पर जो टॉपिक हमारे पास में मौजूद है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेकंड मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और इसका फार्मूला। उसके बाद में नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक्चुअल में ये थोड़ा टेक्स्ट बुक में इन्होंने मिस्टेक की है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऐसे होना चाहिए था। खैर हम इसको उसी तरह से पढ़ेंगे। और थर्ड वाला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। ठीक है, तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो 10 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और हमारा आज है लेक्चर नंबर इस पर 3। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है MCG। क्या कहा जाता है इसको? MCG। इसका क्या लॉन्ग फॉर्म होता है? तो इसका लॉन्ग फॉर्म होता है बच्चों मूविंग कॉइल। M स्टैंड फॉर मूविंग, C फॉर कॉइल और G फॉर गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब आइए हम इसको थोड़ा सा लो लेवल से समझ के चलते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग मतलब इसमें कोई चीज़ घूमेगी, रोटेट होगी, और कॉइल तो आपको पता है कि कंडक्टर कॉइल हम इस्तेमाल करते हैं, इस चैप्टर करते आ ही रहे। और गैल्वेनोमीटर जो है इसके नाम से पता चला मीटर। मीटर मतलब किसी चीज़ को नापना। तो बच्चों जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, ऑलरेडी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि गैल्वेनोमीटर क्या है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो वहाँ पर से अपना रेफरेंस हासिल कर सकते हैं। आप वहाँ पर मेरे नोट्स में जाके पढ़ लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको डिटेल में इसकी मालूमात मिल जाएगी। फिर भी मैं आपके लिए दोबारा यहाँ पर इसको रिपीट करवा दे रहा हूँ। देखिए, गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम फिजिक्स लैब में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो आपको काले कलर के 3 डब्बे दिखेंगे। ऐसे काले कलर के बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं। उसमें से एक बॉक्स पर G लिखा हुआ रहता है अंदर, एक पर V लिखा रहता है और एक पर A लिखा रहता है। जिस पर V लिखा हुआ रहता है वो वोल्टमीटर होता है, जिस पर A लिखा रहता है वो एमीटर होता है, और जिस पर G लिखा होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट, मैं यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिटेक्ट। ठीक है, विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द वीक करंट इन द सर्किट। मतलब गैल्वेनोमीटर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट में जो वीक करंट अगर मौजूद है किसी सर्किट में तो हम उसको इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी सर्किट को गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ते हैं तो अगर उस सर्किट से करंट, बहुत वीक करंट गुजर रही है, तो अगर हमें उसको डिटेक्ट करना है कि यहाँ पर करंट गुजर रही है नहीं, तो हम वहाँ गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। अगर उस सर्किट से करंट गुजरती है तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, इस तरह का सिंबल होता है इसका, और हमने से इसमें जो करंट भेजी। अब मैं वीक करंट जो बोल रहा हूँ इसका मतलब समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 मिली एम्पियर करंट भेज रहा हूँ। कितनी? 10 मिली एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो जब मैं यहाँ से 10 मिली एम्पियर करंट भेजता हूँ तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, यहाँ पर लगा रहता है इसका डिफ्लेक्शन। इस तरह से एक आपको इसमें कांटा मिलेगा। तो जब इसमें से 10 मिली एम्पियर मतलब बहुत कम करंट है, बहुत वीक करंट है, तो जब इसमें से हम ये बहुत वीक करंट को गुजारते हैं तो ये क्या करता है बच्चों, ऐसा डिफ्लेक्शन बताता है। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया, इसका मतलब यह है कि ये सर्किट में करंट मौजूद है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की एक और खास बात यह है कि गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं मेजर कर सकता? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की एक खास बात होती है, गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा कम करंट पर, बहुत कम करंट पर बहुत फुल डिफ्लेक्शन बता देता है। बहुत कम करंट पर फुल डिफ्लेक्शन बता देता है गैल्वेनोमीटर। जैसे अगर 10 मिली एम्पियर अगर मैं करंट इसमें से गुजारूँ तो ये 10 मिली एम्पियर पर ही फुल डिफ्लेक्शन बता देता है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर तक करंट को मेजर नहीं कर सकता। ये सिर्फ मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में ही करंट को मेजर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम करंट पर डिफ्लेक्शन बता देता है। इसीलिए आपको अगर याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन हुआ करता था जिसका नाम था कन्वर्जन ऑफ MCG इंटू एमीटर और वोल्टमीटर। वहाँ पर आपको टीचर्स ने बताया होगा कि हम
MCG को क्यों एमीटर और वोल्टमीटर में तब्दील करते हैं? तो बच्चों उसका रीज़न सुनिए। हम MCG को यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर या एमीटर में इसलिए तब्दील करते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत कम करंट पर डिफ्लेक्शन बता देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस गैल्वेनोमीटर से मैं 100 मिली एम्पियर करंट को भेजूँ, कितने को? 100 मिली एम्पियर को, ठीक है। ये तो बहुत कम करंट पर डिफ्लेक्शन बताता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें से 100 मिली एम्पियर करंट को भेजूँ, तो गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ कितने को जाने देता है? 10 मिली एम्पियर को, बाकी 90 का क्या होगा? तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके साथ में एक शंट रेजिस्टेंस क्या जोड़ते हैं? एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। और ये ऐसे अब क्या होगा, यहाँ पर से करंट आएंगी, यहाँ पर जंक्शन है, हम जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा है जंक्शन में जिसे हम KVL और KCL कहते हैं। हमने देखा था कि अगर जंक्शन पर करंट आती है तो यहाँ से एक तो करंट स्प्लिट होती है, ये कंबाइन होती है, तो करंट यहाँ पर आई कितनी है? 100 मिली एम्पियर। यहाँ जंक्शन है, जंक्शन से करंट स्प्लिट होगी, इधर जाएंगी 90 मिली एम्पियर और ऑलरेडी इधर से गए 10 मिली एम्पियर। फिर से यहाँ पर क्या है? जंक्शन है, ये ऊपर से आई करंट 90, इधर से 10 आ गई, फिर से यहाँ कंबाइन हुई और यहाँ से कितनी मिली एम्पियर करंट गुजर गई? 100 मिली एम्पियर। यानी जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ 10 मिली एम्पियर को करंट को जाने दे रहा था, तो हमने इसके साथ में बाईपास लगाया एक शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस मतलब बहुत छोटी मज़ाहमत। ये मज़ाहमत इतनी छोटी होती है कि इसमें से करंट आसानी से गुजर सकता है। हमेशा एक बात याद रखिए, हम यहाँ शंट रेजिस्टेंस क्यों जोड़ते हैं? यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस इसलिए जोड़ा जाता है ताकि करंट जो होता है, करंट की एक खास बात है कि वो कम मज़ाहमत से अपने आप को गुजारने की कोशिश करता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। और शंट रेजिस्टेंस से जो करंट होती है हमारी बाईपास हो जाती है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम MCG को एमीटर में तब्दील करते थे, ठीक है। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हो चुका है, ओके। तो ये था हमारे पास में गैल्वेनोमीटर, मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द वीक करंट इन अ सर्किट। अगर सर्किट में बहुत ज़्यादा वीक करंट है, उसको अगर हमको डिटेक्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। अब हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं। एक गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड होता है, मतलब इस तरह से टांगा हुआ, जितना झूला कैसे टांगते हम उस तरह से टांगा हुआ होता है। और एक पाइवोटेड होता है, ठीक है। तो पाइवोटेड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे पास में यही है जिसको हम सस्पेंडेड भी कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो सस्पेंडेड वाला होता है। अब हमने तो ये देख लिया कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो हम एक एक चीज़ लिख लेंगे इसकी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में, इंट्रोडक्शन में क्या है? यूज टू डिटेक्ट वीक करंट। इसका क्या इस्तेमाल है? वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये होगा इसका इंट्रोडक्शन। मतलब उर्दू में कैसे लिखेंगे हम? इसको उर्दू में रॉ पैमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ पैमा। तो रॉ पैमा का इस्तेमाल किसी भी बरकी दौर में कमज़ोर बरकी रॉ को नापने के लिए या कमज़ोर बरकी रॉ को की शनाख्त करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने डिटेक्ट वर्ड लिखा, बहुत सारे टीचर्स इसको मेज़र भी बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको मेज़र बताता हूँ। मेज़र कब होता है? जब हम MCG को एमीटर में तब्दील करते हैं, तब जाके हम करंट का मेजरमेंट करते हैं। सिर्फ अगर गैल्वेनोमीटर की बात की जाए तो गैल्वेनोमीटर में सिर्फ करंट को डिटेक्ट किया जाता है। मेजर कब किया जाता है? जब गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। ये तो इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये समझाता नहीं हूँ, अभी इसको हम खाली रखते हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे खुद ब खुद हमारे पास में प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगा प्रिंसिपल। अब इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, मतलब इसकी बनावट कैसे होगी, है ना। इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मैं प्रिंसिपल आपको अभी बता सकता हूँ कि अगर इस कॉइल से बरकी रॉ को गुजारी जाए तो कॉइल में डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, वही हमको प्रूफ करना है यहाँ पर कि वो कैसे डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। अभी कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो देखिए बेटा, हमेशा याद रखिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, सवाल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर दो मैग्नेट्स लगाएंगे, और हम जानते हैं कि मैग्नेट्स अगर हमने लगा दिए, मतलब एक्सटर्नल अगर मैग्नेट लगा दिए, जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब हम यहाँ पर मैग्नेट्स लगाते हैं यानी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगी। तो हमेशा याद रखिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैसे होती है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। 11वीं क्लास में हमने इसको बड़े डिटेल में समझा था। तो हम यहाँ क्या करते हैं, दो मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और जो मैग्नेट होते हैं ये ऐसे कॉन्केव शेप के होते हैं, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर ऐसे साउथ, ठीक है।
ये कैसे दिखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आपने पाइप तो देखा होगा, जब हम ऐसे पाइप गोल है, ऐसे देखिए इसको टॉप व्यू में, जब पाइप गोल है हम क्या करते हैं, पाइप को दरमियान से काट दे। जब हम पाइप को दरमियान से काटते हैं तो हमको इस तरह की दो कॉन्केव शेप दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? कॉन्केव शेप। तो यही कॉन्केव शेप, इन्हें हॉर्स शू मैग्नेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्स शू मैग्नेट। मतलब ये अंदर से आपको ऐसे कॉन्केव शेप के दिखेंगे, और जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको ना, अगर आप उसका टॉप व्यू देखोगे, मतलब इसका मैं अगर आपको टॉप व्यू बताऊं तो ये ऊपर से बच्चों ऐसे दिखते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म किया है फिजिक्स लैब में तो आपने इसका टॉप व्यू याद से देखना, ये आपको इस तरह से, ये है इसका टॉप व्यू। कैसे इसका टॉप व्यू, ये आपको ऊपर से इस तरह से दिखेगा। इज इट क्लियर? तो ये हॉर्सशू मैग्नेट है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ये बात आपको याद रखना है। अब हमने यहाँ पर मैग्नेट्स लगाया है, मतलब ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जाता है, पहले तो हमने यहाँ पर एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, इसमें ना दरमियान में एक सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल किया जाता है। क्या ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर इसके दरमियान में रखा जाता है। यह है सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बहुत सारी बुक्स इसको, मतलब बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि यहाँ पर एक ऐसी फ्रेम लगी रहती है पहले, और हम इस तरह से इसको समझेंगे कि यहाँ पर एक फ्रेम लगी रहती है, और ये जो फ्रेम होती है ये नॉन इंसुलेटिंग होती है, ये ब्रास की बनी हुई थी। किसकी? ब्रास की। ये बात भी आपको एक्सटर्नल में याद रखनी है। और इस पर बच्चों क्या किया जाता है कि इस पर ना कॉइल को ऐसे लपेटा जाता है। जो आपके पास में कॉपर का तार होता है ना, उसको ऐसे इस पर ऐसे लपेटा जाता है। ठीक है, ओके, ये तार हमको यहाँ पर लपेट दिया हमने। चलो ठीक है, एक दरमियान में क्या रखा, सॉफ्ट आयरन कोर है ये आपके पास में, हम ये लिख लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, और ये ब्रास की फ्रेम है, और ब्रास की फ्रेम पर हमने कॉपर के तार को लपेट दिया, मतलब एक कॉइल बन गया। आपको याद है हमने अभी इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसमें टॉर्क क्रिएट होता है। बस उसी का हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसका ये वाला जो सिरा होता है बच्चों, ये वाले सिरे पर एक इस तरह का हेयर लाइक स्प्रिंग होता है। क्या होता है? हेयर लाइक स्प्रिंग। मतलब आपका बाल किस तरह से होता है, उस तरह से एकदम सॉफ्ट ये स्प्रिंग होता है, हेयर लाइक स्प्रिंग। और ये वाले एंड्स को क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पर ये वाले एंड से यहाँ पर लगाया जाता है एक मिरर। क्या लगाया जाता है? मिरर। प्लेन मिरर होता है, ये रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये आपके पास में एक मिरर। ठीक है, अच्छा अब मिरर के ऊपर यहाँ पर एक जो स्ट्रिप लगी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्यों नहीं दिया, उसने देना चाहिए था। यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी होती है जो फास्फोरस ब्रोंज की होती है। किसकी होती है? फास्फोरस ब्रोंज। ठीक है, इसकी क्या खास बात है, यहाँ फास्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो मैं आपकी इसकी एक खास बात बताता हूँ कि फास्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसमें जो इसका टॉर्शनल कांस्टेंट होता है के, फास्फोरस ब्रोंज का, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इस साल के सिलेबस में उसने पॉइंट निकाल दिया है जो था एमसीजी की सेंसिटिविटी। जब हम एमसीजी की सेंसिटिविटी पढ़ते थे पुराने सिलेबस में, तो वहाँ पर एक बात हुआ करती थी, जब हम सेंसिटिविटी निकालते थे तो हमें वहाँ पर ये बात पता चलती थी कि यहाँ पर इसको ट्विस्ट करवाने के लिए टॉर्शनल कांस्टेंट जो है के, वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, और फास्फोरस ब्रोंज का टॉर्शनल कांस्टेंट जो होता है बहुत कम होता है। इसके लिए यहाँ पर फास्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप को इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो है आगे ये है आपका वो सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट है जिससे इसको लटका दिया गया है। ओके, इधर से बेटा करंट जो होंगे, यहाँ से ऐसे करंट आए, यहाँ इंसिडेंट होंगी। ठीक है, और यहाँ से करंट बाहर निकलेंगी, आए बाहर निकलेंगी। ठीक है, ये बन गया आपके पास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। आप इसको इस तरह से बंद भी कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स में आपको बंद मिलेगा। ये है आपके पास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमने इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम इसको सस्पेंडेड भी कहते हैं, सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड मतलब इस तरह से लटका हुआ, ये देखिए टांगा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है, और इसमें एक कॉइल रखा हुआ है, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर है, ब्रास की फ्रेम पर जो हमारा कॉइल है उसको लपेट दिया गया है, जिसका एक एंड जो है फास्फोरस ब्रोंज से मिरर के साथ में जोड़ा गया है, जिसमें करंट इन है, और उसकी दूसरी साइड जो हेयर लाइक स्प्रिंग से जुड़ी है, जिसमें से करंट बाहर गुजर रही है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसका पहले आप स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका वर्किंग बताता हूँ। देखिए इसका वर्किंग हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वर्क करता है इसका वर्किंग। देखिए वर्किंग में सबसे पहले याद रखिए, हम यहाँ से करंट को भेजेंगे। मैंने बोला यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इस बात को भी आपको ख्याल में रखना है। अब जब हम इस सर्किट में से करंट को गुजारते हैं, तो हमने अभी जो इसका पिछले वाला लेक्चर्स था, हमने वहाँ देखा था कि हमारे पास में इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड थी, इसमें हमारा ऐसे कॉइल रखा हुआ था।
ठीक है। जब हम इसमें से करंट को गुजारते थे तो हम ये देखते थे कि ये कॉइल ऐसे घूमता था, मतलब कॉइल में डिफ्लेक्शन क्रिएट होता था। ये कॉइल में डिफ्लेक्शन क्यों क्रिएट होता है, तो हमने ये देखा है, हमको ये पता है, हमारी प्रीवियस नॉलेज ये है कि अगर किसी कॉइल से बरकी रॉ को गुजारा जाए, अगर किसी कॉइल से बरकी रॉ को गुजारा जाए, अगर किसी कंडक्टर कॉइल से करंट को गुजारा जाए तो वह एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक है, एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बर्ताव करता है, बराबर है। तो जब हम यहाँ से बरकी रॉ को गुजारते हैं तो हमने देखा था कि एक फोर्स इधर लगता था, ठीक है, एफ ऑफ एम हमने जिसको बोला था, एक इधर लगता था, एफ ऑफ एम इधर लगता था, ठीक है। और फिर हमने इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड रखी थी, इसमें एक हमारे ऐसे कॉइल को रखा था, हमने इसको नाम ए बी सी डी दिया था। आप यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि इधर वाला जो फोर्स था, इधर वाला फोर्स, तो इसका नाम हमने F1 रखा था, ठीक है। इधर वाले फोर्स का नाम, सॉरी ये F1 था, ये F2 था, ये F3 था, ये F4 था। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। क्यों कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 होता है, सॉरी थीटा यहाँ पर 0 होता है और साइन 0 होता है, इसके लिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन F1 और F3 जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इस कॉइल में टॉर्क क्रिएट करने के लिए, तो ये कॉइल ऐसे घूम जाता था थीटा एंगल से, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। तो जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल से जब हम इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जब इससे बरकी रॉ को गुजारते हैं तो बच्चों इसमें ना टॉर्क क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, टॉर्क। जो टॉर्क क्रिएट होता है वो टॉर्क हमको पता है, टॉर्क कितना होता है, वो टॉर्क होता है NIBA साइन थीटा, जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, NIBA साइन थीटा, जहाँ पर N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, मतलब इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है लपेटा हुआ है, I जो है वो करंट है, ठीक है, B जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, A जो है वो इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, A इसका एरिया है, और थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड A, ठीक है, ये है एंगल, थीटा क्या है, यहाँ पर एक एंगल है। अच्छा चलो इसको ना हम मसौत नंबर 1, अब देखिए, इफ़ हम जानते हैं कि ये वाले केस में थीटा कितना होता है, ये वाले केस में थीटा हमेशा 90 होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, ठीक है। इसके दरमियान में हमेशा अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो याद रखिए थीटा कितना होगा, 90, और हम जानते हैं साइन 90 होता है बच्चों 1, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, NIBA हमारे पास में आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। चलो अब एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जो हेयर लैग स्प्रिंग है फॉस्फोरस बोरॉन जो है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, टॉर्शनल कांस्टेंट की, मैंने इसके लिए मेरे पास में चार्जर तैयार रखा हूँ। देखो ये हमारे पास में मोबाइल का चार्जर है, एग्जांपल समझिए, हमने क्या किया, यहाँ पर नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, जब हमने इसमें से करंट को गुजारा तो इसमें ऐसे टॉर्क क्रिएट हो या ऐसे घुमा। तो बच्चों गौर कीजिए, जब इसमें टॉर्क क्रिएट होता है, ठीक है, जब ये घूमता है तो इसके साथ में एक इसमें और कांस्टेंट क्रिएट होता है, जिसे टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, टॉर्शनल टॉर्क कहते हैं। देखिए मैं इसको छोड़ूंगा तो दोबारा एज इट इज आ जाएगा, यानी हमने इसको ऐसे घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड में रखकर करंट को इसमें से गुजार का, तो इसमें क्या क्रिएट हुआ, टॉर्शनल कांस्टेंट क्रिएट हुआ। इज इट क्लियर। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या लगाया था, फॉस्फोरस बोरॉन, जो कि बहुत कम होता है, जिसकी के की वैल्यू, तो जब हमने इसमें इस तरह से करंट को गुजारा तो ये ऐसे घुमा, तो इसके साथ में इसमें क्या क्रिएट हुआ, टॉर्शनल कांस्टेंट, और वो कितना होता है, तो बच्चों याद रखिए टॉर्शनल कांस्टेंट जो होता है टॉर्क डैश इक्वल टू होता है बच्चों ये, या हम यहाँ डायरेक्ट इस तरह से लिख लेंगे पहले, टॉर्क डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना टॉर्क क्रिएट होगा उतना इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। देखिए जितना हम इसमें टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं उतना इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। हम इसको जितना घुमाएंगे, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे जितना घुमाएंगे तो जितना इसमें टॉर्क क्रिएट होता है उतना ही इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पर थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करना है तो टॉर्क डैश इज इक्वल टू के इंटू थीटा। ये बच्चों के जो है ये टॉर्शनल कांस्टेंट है। क्या है ये, टॉर्शनल कांस्टेंट। ये आपने वहाँ पर भी देखा होगा ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर, तो ये टॉर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है। इसको ना इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। व्हेन, जब दोनों भी बैलेंस हो जाए, मतलब टॉर्क डैश इज इक्वल्स टू टॉर्क अगर हो जाए तो, या टॉर्क इक्वल टू टॉर्क डैश हो जाए तो आपके पास में क्या बचता है, NIBA, और टॉर्क डैश आपके पास में क्या है, K इंटू थीटा। कुछ कैंसिल होता, कुछ भी यहाँ से कैंसिल नहीं होता। इसके आगे के स्टेप्स हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या निकालना है, हमको इसका मतलब इसका प्रिंसिपल प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम I को यहीं रहने देंगे इक्वल टू K इंटू थीटा, और नीचे जो ये NBA जो है इसको नीचे ला लो, ये आ जाएंगे NBA, ठीक है। ओके चलो अब आगे क्या हो जाएगा, अगर इफ़
K/NBA। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बच्चों ये कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। कैसे? देखिए टॉर्शनल कांस्टेंट भी जो क्या है ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी रेडियल कांस्टेंट है और एरिया ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट है। मतलब ये अगर तमाम चीज़ें कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू, इसके लिए वो कांस्टेंट लगा दो C और यहाँ पर क्या बचा अपने से थीटा। अब कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन अगर यहाँ से हटाना है तो फिर हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और यही इसका प्रिंसिपल था जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, वो था I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब अगर किसी भी करंट करेंट कंडक्टर कॉइल से अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उससे बरकी रॉ को गुजारा जाए तो उसमें क्या क्रिएट होता है? डिफ्लेक्शन, मतलब इन्हेराफ पैदा होता है। तो जब भी किसी यक्सा मैग्नेटिसी मैदान में किसी कॉइल को रखा जाए और उससे बरकी रॉ को गुजारा जाए तो उस कॉइल के अंदर इन्हेराफ पैदा होता है। ये इसका प्रिंसिपल जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इंट्रोडक्शन, यूज्ड टू डिटेक्ट द वीक करंट। उसका प्रिंसिपल जो हमने प्रूफ कर दिया, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, वर्किंग और उसका कैलकुलेशन आपके सामने है। तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। बहुत सारी जगह आपको ये सिर्फ डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल आपको सुनने के लिए मिलेगा कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक डायपोल समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? मान लीजिए आपके पास में एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हम इसको P से ज़ाहिर करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये किसके बराबर होती है? तो ये चार्ज, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज और मल्टीप्लाई बाय, अगर ये इनका सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस L है, ये वाला डिस्टेंस भी L है, मल्टीप्लाई बाय L इंटू L 2L। ये है बच्चों आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक बात ख्याल रख लो, इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल की वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो हम डायरेक्शन डिसाइड करते थे ये हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था। कैसे हुआ करता था? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यह इलेक्ट्रिक डायपोल की आपके पास में डायरेक्शन, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक डायपोल पर। किस पर? मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल जो होता है बच्चों, इसको बुक्स में ना M से ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन इस साल उसने म्यू से ज़ाहिर किया है तो हम म्यू का इस्तेमाल, खैर हम इसको M से ही पढ़ते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्यों म्यू इस्तेमाल किया गया है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है उसको M से ज़ाहिर किया जाता है। ये किसके बराबर होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर एक साउथ पोल है, ठीक है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड विद साउथ। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की एक खास बात होती है कि ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। कैसे बनाती है? ऐसे क्लोज लूप, ऐसे, ठीक है। अगर ये इधर से चलेगा तो ऐसे क्लोज लूप बनाएगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी और ये इसकी डायरेक्शन। देखिए ये नॉर्थ से चला साउथ पर खत्म हुआ, नॉर्थ से चला साउथ पर, इसने क्लोज लूप बनाया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की खास बात होती है। तो अंदर जो मैग्नेट, अगर हम किसी मैग्नेट के अंदर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा याद रखेंगे मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ पोल होता है और मैग्नेट के अंदर अगर हम ये गौर करें ये साउथ और ये नॉर्थ, तो मैग्नेट के अंदर जो होती है लाइन्स वो ऐसे इस तरह से होती है। अच्छा बेटा उधर जाओ, हाँ। तो अगर हम मैग्नेट के अंदर अगर देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो साउथ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है? नॉर्थ पर। लेकिन मैग्नेट के बाहर जो होती है वो नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पर खत्म होती है, ठीक है। ये बात भी आपको यहाँ ख्याल रखनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो M के बराबर होता है। मैग्नेटिक M इज अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2L। 2L इज आल्सो डिस्टेंस, मतलब ये जो अगर इसका सेंटर लिया जाए तो ये वाली डिस्टेंस L होगा और ये वाला डिस्टेंस भी L होगा, L मल्टीप्लाई बाय L 2L। तो ये है बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन कैसे होती है ये बात भी याद रखिए। मैग्नेटिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ टू नॉर्थ लिया जाता है। कैसे? साउथ टू नॉर्थ, ये भी आपको ख्याल रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल की कहाँ से का? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और मैग्नेटिक डायपोल की साउथ टू नॉर्थ, यानी यहाँ पर जो नॉर्थ है वो प्लस चार्ज का रोल अदा कर रहा है और साउथ जो है वो निगेटिव चार्ज का रोल अदा कर रहा है। आप देखिए हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जिसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अगर आपके पास में मान लीजिए इस तरह का एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, देखो इस तरह का अगर आपके पास में करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है और इसमें से ऐसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे गुजरेंगी? वो ऐसे गुजरेंगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरेंगी, ऐसे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है हमेशा, है ना। देखा कि अगर किसी कॉइल से करंट को गुजारा जाए तो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। अगर एज अ मैग्नेट बिहेव करता है इस तरह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही तो इसके अंदर ये वाला नॉर्थ होगा और ये वाला साउथ होगा, क्योंकि हमको पता है कि
सॉरी ये वाला साउथ होगा और ये वाला नॉर्थ होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती है वो साउथ टू नॉर्थ चलती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में इसने म्यू इस्तेमाल किया तो मैं म्यू ही लूँगा। तो म्यू इज इक्वल टू, है ना, म्यू इक्वल टू म्यू जो मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल जो बच्चों बराबर होता है वो बराबर होता है NIA के। किसके बराबर होता है? NIA। मतलब मैग्नेटिक डायपोल का जो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ वो N मतलब नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, है ना, कॉइल पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, I इज द करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है, और A इज द एरिया। या इसको हम एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो ये ऐसे इस तरह से आएगा। मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ ली जाती है, तो साउथ टू नॉर्थ ली जाती है, ठीक है। N इज अ नंबर ऑफ टर्न, I इज अ करंट और A इज अ एरिया वेक्टर। ये है आपके पास में बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल। अगर किसी कॉइल से कंडक्टर कॉइल से अगर किसी कॉइल से बरकीरों को गुजारा जाए तो एज ए मैग्नेट जब वर्क करता है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है NIA के बराबर। ये म्यू जो है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, N इज द नंबर ऑफ टर्न, I इज द करंट और A इज द एरिया वेक्टर। बट हम जानते हैं कि हमारे पास में एक फार्मूला है जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, वो ये था कि अगर किसी कॉइल से बरकीरों को गुजारा जाए तो उसमें जो टॉर्क क्रिएट होता है वो टॉर्क किसके बराबर होता है, तो टॉर्क बराबर होता है NIBA साइन थीटा के। किसके? NIBA साइन थीटा। तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, टॉर्क इज इक्वल टू NIB। देखो यहाँ पर NIA, इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पास में ये जो टर्म है इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर साइन थीटा आया है तो फिर हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर साइन थीटा इससे आया है तो हम यहाँ पर इनके दरमियान में जो इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन थीटा है तो हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो क्रॉस इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास में क्या फार्मूला बन गया, आपके पास में फार्मूला बन गया टॉर्क इक्वल टू म्यू यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और क्रॉस बी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फार्मूला बन चुका है। आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, टॉर्क को डिवाइडेड बाय बी। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख लीजिए। तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल। टेक अ स्नैपशॉट। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो बच्चों याद रखिए जब भी किसी मैग्नेटिक डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया जाए तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सवाल ये है कि उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, तो उसका आंसर है उसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो जो मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन करता है, ठीक है, उसकी जो ओरिएंटेशन के सबब जो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी आती है उसी पोटेंशियल एनर्जी को मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या होगी इसकी तारीफ, इसकी तारीफ ये होगी कि जब भी किसी मैग्नेटिक डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया जाए तो उसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो उस फील्ड में जो ओरिएंटेशन करता है उस ओरिएंटेशन के सबब जो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है उसी एनर्जी को बच्चों कहा जाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक फार्मूला निकाला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू था आपके पास में माइनस ऑफ पी डॉट ई। क्या था, माइनस ऑफ पी डॉट ई, जहाँ पर पी क्या था, तो पी जो था आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल था और ई जो था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। उसी तरह से आप मैग्नेटिक डायपोल के लिए लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे यू इज इक्वल टू माइनस पी किससे रिप्लेस होगा, तो आंसर है बी से। बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी पी किससे रिप्लेस होगा, तो पी हमारे म्यू से रिप्लेस होगा, मतलब मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, ये मैग्नेटिक डायपोल और यहाँ पर डॉट लगेगा और ई किससे रिप्लेस होगा, तो ई रिप्लेस होगा बी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये फार्मूला बन गया बच्चों मैग्नेटिक डायपोल एनर्जी का। किसका बन गया, मैग्नेटिक डायपोल एनर्जी का। ओके, यहाँ पर डॉट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू, अगर यहाँ डॉट है तो माइनस ऑफ म्यू बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट आता है तो कॉस थीटा लिया जाता है, अगर क्रॉस आता है तो साइन लेते। ये हमारे पास में ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस आपको याद रखने हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, अगर थीटा यहाँ पर जीरो, मतलब अगर म्यू और बी के दरमियान का अगर थीटा जीरो हो तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यू है तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू बी माइनस म्यू बी और कॉस जीरो, और हम जानते हैं कॉस जीरो 1 होता है, यानी कि यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू इंटू बी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो क्या हो जाएंगी यहाँ पर मिनिमम होगी। क्या होगी इस केस में, मिनिमम। कब, अगर थीटा जीरो हो तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। इफ़ अगर थीटा इज इक्वल टू 180 हो, अगर थीटा 180 हो तो क्या होगा, तो हम जानते हैं u इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू बी कॉस 180, और हम जानते हैं कॉस 180 माइनस 1 होता है, या लिख लीजिए कॉस 180 जो होता है वो माइनस 1 होता है, यानी कि u इज इक्वल टू, अगर माइनस 1 हम यहाँ रखेंगे माइनस यहाँ पर आपके पास म्यू बी
कॉस 180 जो है आपके पास में कितना है -1, तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या बच जाएगा, म्यू बी। इस केस में हमारी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये बात आपको यहाँ पर ख्याल रखनी है। तो ये हमारे पास में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से जब भी किसी मैग्नेटिक डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया जाता है तो उसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसके पास में कहाँ से आती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जो ओरिएंटेशन करता है तो ओरिएंटेशन के सबब उसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसी एनर्जी को मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये निकाला था, इसको हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहा था। यू इज अ एनर्जी, पी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल, इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने इसको रिप्लेस किया मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यू इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या बचा, माइनस ऑफ म्यू। म्यू क्या है, ये वेक्टर है, मतलब ये आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, बी इज अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर डॉट था इसीलिए कॉस इस्तेमाल किया गया। अगर थीटा है तो ये मिनिमम होगा तो आपके पास में माइनस ऑफ म्यू भी बचेगा। अगर थीटा 180 है तो आपके पास में क्या बचेगा, म्यू भी। ठीक है, तो ये है आपके पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। कल के नए लेक्चर से हम एक नए चैप्टर की एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है बायो-सावर्ट लॉ। उसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टेक अ स्नैपशॉट और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में इनसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।